हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपको अभी अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम तो काफ़ी लंबा है, शायद याद रखने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए लोग मुझे राज सिंह सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं। बट मेरा पूरा नाम जो है शिवाजी राव राणा रणवीर विक्रम कुंवर बहादुर ठाकुर राजेश प्रताप सिंह, ये है मेरा पूरा नाम। हम लोग मेवाड़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ के एकलिंगी महाराज जिनकी जय जय हो, जय माता दी, जय भवानी, हम उनके ख़ानदान से, उनकी विरासत से हम पैदा हुए हैं और उसी ख़ानदान से ये हम लोगों का ख़ानदान चलता चला आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पे आए और आप तो कोई मेरे लिए अजनबी इंसान नहीं हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही नहीं मेरे फैमिली पर्सन हैं। और ये मेरा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे और हमारी चीज़ों को देखने के लिए, मैं कैसा पैशनेट हूँ, मेरी लाइफ हिस्ट्री जानने के लिए और सब कुछ समझने बूझने के लिए आप आए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का ये जो इलाका है, ये इसको बोलते हैं कैलकाटा सिटी है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी। और हमारे इस जगह से कैलकाटा एयरपोर्ट जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 12 किलोमीटर्स पे है, 12 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पे आने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ़्लाइट से भी आ सकते हैं और बाई रोड तो है ही है आने का। आप तो आए ही हैं तो आप जानते हैं। और ये जो लैंड है और यहाँ पे हम लोगों का आना, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे 1949 में आए थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले 1880 में माई ग्रेट ग्रैंडफादर आई मीन वो गए थे बर्मा, रंगून, एंड बर्मा में वो सेटल्ड थे विद हिज बिजनेस। उनका सारा कारोबार वहीं पे था। बट कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो आपको अच्छी तरह से पता है सारे एक्सिस पावर्स जो थे आपस में भिड़ रहे थे, जर्मनी को लेके और इसको लेके यूएस एक तरफ, जर्मनी एक तरफ, इस तरह से यूरोप एक तरफ, फ्रांस एक तरफ। फ्रांस वाज आल्सो एक्सिस पावर। तो इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना वो हुआ। फिर यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनएस बनाया और वियतनाम से लेके, बर्मा से लेके, मलेशिया से लेके सारी जगह लड़ाइयाँ हुई। बहुत सारे लोगों को पता है, उसके बारे में मैं क्या ब्रीफ करूँ, जिसके कारण बर्मा छोड़ना पड़ा। और बड़े दुख की बात है कि इस तरह की सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन जब आती हैं तो आप अपने संग कुछ कैरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो बंदे थे उस समय, हमारे जो स्टाफ थे, चाहे हमारे जितने लोग थे जो इंडिया के थे, जो वापस आना चाहते थे, तो अपने हाथों में जितनी चीज़ कैरी कर सकते थे वही कैरी करके ला पाए। और हमारी सारी लैंड, सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा बिजनेस, सब कुछ बर्मा में उसी तरह से पड़ा हुआ है। और फिर घूम के पीछे कोई नहीं देखा, क्योंकि बर्मा और रंगून की कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आज जाके वहाँ पे क्लेम करूँ। बट मुझे पता है कि अगर मैं क्लेम करता हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आंसर येस और नो में आएगा। हो सकता है कुछ ना मिले, बट हो सकता है कुछ मिले भी। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मुझे कोई भी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद जब वो लोग इंडिया आए तो पहले क्या था कि पहले फ़्लाइट्स नहीं चलती थी, तो कैलकाटा ही पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में पूरे भारतवर्ष की राजधानी पहले कैलकाटा ही थी। और सारे ब्रिटिशर्स जो थे, टॉप बॉसेस यहीं रहते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कैलकाटा में विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया कभी आई नहीं, मगर बना उन्हीं के लिए था। फाइनली उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने जो मैं जहाँ से हूँ, नेटिव प्लेस मेरा आज़मगढ़ है, जो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी से, काशी विश्वनाथ से करीब 80 किलोमीटर दूर पे आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। गोरखपुर, आज़मगढ़, गाज़ीपुर, ये सब आपस में नज़दीक के सब ज़िले हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर फाइनली मेरे ग्रैंडफादर वो यहाँ पे आए और उन्होंने
यहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू किया। और पहले जो भी बिज़नेस अपना यहाँ पे स्टार्ट किए तो कोल का बिज़नेस करते थे। कोल पहले क्या था कि कोल इंडिया की जो आज नेशनलाइज हो गई है कोल फील्ड्स पहले नेशनलाइज नहीं थी, कोल फील्ड पहले प्राइवेट थी। तो कोल का बिज़नेस हम लोगों का था। उसके बाद कई सारे भट्टे के बिज़नेस हम लोगों के थे जिसमें ईंटें बनती थी। इस तरह से करते करते बिज़नेस इस्टेब्लिश हुआ। फिर वो लोग यहाँ रहे। फिर रहने का नतीजा ये हुआ कि मेरे फादर यहाँ रहते थे, मेरे बड़े पिताजी भी वहाँ रहते थे आज़मगढ़ में। तो दोनों भाई आपस में आना जाना इन लोगों का होता रहता था। तो मेरा आज़मगढ़ भी एक बिज़नेस स्टेशन था और ये भी एक बिज़नेस स्टेशन था। आज़मगढ़ में मेरी शुगर मिल चलती थी, 4 शुगर मिल वहाँ पे ऑपरेट होती थी। मेरी ज़मींदारी थी 784 गाँव की ज़मींदारी थी उस समय। और ब्रिटिश टाइम में उसके बाद फिर जब सीलिंग आई, ज़मींदारियाँ ख़त्म हो गई और फाइनली हम लोगों को अपना ये राजपूताना कल्चर छोड़ के हम लोग को बनिया बनना पड़ा। जैसे ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, हमारे रियल एस्टेट के बिज़नेस हैं और ये तो लैंड है ही है, इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ और भी डेवलप करूँगा। और फाइनली मैं जब अपना कॉलेज पास आउट किया उसके बाद मैं तो चला गया था दिल्ली, क्योंकि मैं पहले हॉस्टलर था, हॉस्टल में रहता था। फिर दिल्ली गया। दिल्ली से मेरे फादर ने कहा कि नहीं आप इधर आओ और कौन देखेगा बिज़नेस। तो एज अ एल्डर सन मुझे यहाँ आना पड़ा। जो भी है तो मैंने बहुत ही ग्लैडली और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो मेरी फैमिली का बिज़नेस था उसको मैंने अडॉप्ट किया, उसको मैं अपने गोद लिया अपने बच्चे की तरह से और मैंने उस पर ही एक्सपेंशन करना शुरू किया। और मुझे ये कभी भी नहीं लगा कि चलो ये क्या है, ये कौन सा बिज़नेस है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा ये की हुई चीज़ थी। तो और इतनी बड़ी संपत्ति पश्चिम बंगाल में और कलकत्ता में संभालना और ये करना बहुत ही आसान सी बात नहीं है। तो ईश्वर की कृपा है कि जो भी है कि आज मेरी संपत्ति पूरी उसी तरह से है। कोशिशें तो हमेशा होती रहती हैं कि कुछ भी टुकड़ा टूटे और कुछ भी लोग उसको लूटें, मगर यहाँ लूटपाट की शायद ईश्वर ने सबको मना ही करके रखा है, दबा के ही रखा है और हमारे सामने कोई भी आके कुछ कर नहीं पाया आज तक। ये ऊपर वाले की दया है और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं माँ भवानी, भगवान विष्णु और शिव में विश्वास करता हूँ। और इसी के चलते ये सारे आर्टिफिशियल लेक आपके ही हैं भैया? ये सारी आर्टिफिशियल लेक्स हैं, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ये सारी लेक्स जो हैं पहले सॉलिड लैंड्स थी, पहले यहाँ धान की खेती होती थी, ब्रिक फील्ड्स थे। 9 भट्टे में यहाँ भी थे। दूसरी 1-2 किलोमीटर पे और जगह है, वहाँ भी 140 बीघाज ऑफ लैंड है। वो नियर अबाउट ऑलमोस्ट मान लीजिए 50-55 एकर्स की लैंड वहाँ भी है। बट वो भी एक दुखद कहानी है कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और इंदिरा गांधी अपनी ऑनेबल जो लेट इंदिरा गांधी हैं, शी वॉज वो प्रधानमंत्री थी और उन्होंने एक ऐसा बांग्लादेश के संग पैक्ट किया कि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको हम रहने के लिए यहाँ शेल्टर देंगे। तो चूँकि बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 200 किलोमीटर ही है, तो सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं, मैक्सिमम रिफ्यूजीज़ जो हैं इसी तरफ आए और जो खाली लैंड पड़ी हुई थी या जो फैक्ट्रीज़ की बड़ी बड़ी लैंड पड़ी हुई थी, रातों रात वो लोग वहाँ पे बैठे और हम लोग किसी को भी हटा नहीं पाए। हम लोगों को उसी तरह का ऑर्डर आया, सर्व हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं, इनको आपको रखना पड़ेगा और जो भी कंपनसेशन है हम देंगे। तो खैर जो भी है, कंपनसेशन क्या मिलना है, लैंड का प्रॉपर्टी का प्राइस जो है उस हिसाब से कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला। तो चलिए, बट उनकी जो हालत थी बड़ी ख़राब थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो पठान थे वो बांग्लादेश आर्मी में थे और वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट उनके ऊपर था, बहुत ज़्यादा अत्याचार था। तो बड़ी ही ख़राब और दुर्व्यवस्था में वो लोग यहाँ पहुँचे थे, जिनको देख के किसी को भी दया आ जाएगी
छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था। किसी औरत के पेट में बच्चे थे, 2 महीने के, 1 महीने के गर्भ में अगर बच्चे रहते थे, उन औरतों को मार दिया जाता था। 1-1, 2-2 साल के बच्चों को ऊपर ऐसे फेंक के संगीनों पे रोका जाता था। तो ये सब चीज़ें होने लगीं। तो फिर जब यहाँ पे लोग आए तो भाई एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवता के हिसाब से हम लोगों ने भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोगों ने कहा चलो जीवन है, सबको जीना है और सबको जीने देना है, लिव एंड लेट लिव। तो सब लोग रहे और आज वो लोग सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, आज वो रहते ज़रूर हैं मगर उसमें हमारा भी कुछ अंश है और वो लोग इसको मानते हैं कि नहीं, ये जो सूर्यवंशी लोग हैं इनके भी इन्हीं के लैंड पे हम हैं। और आज वो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि 1971 से लेके अभी 2000 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आप 2020 चल रहा है, तो करीब करीब 50 साल होने को आ गए। तो 50 साल में आज उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। अब इतना ज़्यादा ब्रीफ मैं आपको क्या बताऊं, चूँकि वो दबे हुए कुचले हुए इंसान थे, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट जो थी, पहले जो यहाँ पे वाम फ्रंट गवर्नमेंट थी, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन लोगों ने उनको काफ़ी मदद की और उन लोगों को सबको बसाया और उसके बाद आज तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज जो थी उनको दी गई, जबकि पहले वेस्ट बंगाल में पुलिस में या कह लीजिए और किसी सर्विसेज में बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा रहते थे क्योंकि बिहार से ये बहुत नज़दीक है। पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल पहले एक ही था, उसके बाद फिर ये स्टेट्स तीनों अलग अलग हो गई। बट आज का आलम ये है कि आज कोई भी सर्विसेज जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं मिलती हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्टल डिपार्टमेंट्स में हो या पुलिस में हो। मैक्सिमम जो हैं यहाँ के लोगों को ही उनकी सर्विसेज मिलती हैं। बट ये छोटे ओहदों पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो बड़े लोग हैं, जैसे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो IPS एकेडमी से आए हैं, IAS एकेडमी से आए हैं, उसमें सारे लोग हैं। उसमें हमारे हिंदी भाषा भाषी के लोग ज़्यादा हैं जैसे वेस्ट बंगाल में, और वही लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, जैसे DG हों या ADGs हों। जैसे 6 यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आज के डेट में टोटल 5 ADGs हैं और 5 ADGs जो हैं वेस्ट बंगाल का कोई भी नहीं है, सारे बाहर के ही हैं। आप कोई दिल्ली का है, कोई गुड़गांव का है, कोई मथुरा का है, तो खैर जो भी है। बट उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वेस्ट बंगाल का नेचर कुछ अलग है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकली डील की जाती है। यहाँ अगर आप कहेंगे माफिया, तो माफिया बोल के यहाँ कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे सिंडिकेट का एक कल्चर है जिसके बारे में रोज़ आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, जिससे अपनी गवर्नमेंट जो है, भाजपा बोलिए या जो भी बोलिए, जो आज सेंट्रल में पड़ी हुई है, वो लोग भी परेशान रहते हैं। और परेशानी क्या है, सबको अपनी अपनी बात है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। गवर्नमेंट कितना किसके लिए करती है ये आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी अपने पैरों पे खड़ा होना और बाप दादाओं की संपत्ति को बचा के रखना, ये मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मगर मुझे जो मिला है मेरे जन्म के बाद, उसको अगर मैं बचा के रखता हूँ और अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और अगर मैं उससे आगे बढ़ा देता हूँ, तब मैं समझूँगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। क्योंकि कुछ न कुछ सबने मेरे ख़ानदान में जो भी रहे हैं, मेरे परदादा हों, मेरे दादाजी हों, मेरे पिताजी हों, मेरे चाचा जी हों, ताऊ जी हों, सारे लोगों ने अपने खून पसीने से इन सब चीज़ों को तैयार किया है और हम लोग उसकी ही अहमियत देते हैं। हम लोग कोई फास्ट मनी के चक्कर में कभी नहीं आज तक पड़े, कभी नहीं। हम लोग कछुए के चाल से चलते हैं। मेरे घर में वैसे भी मेरे पिताजी के और मेरे ताऊ जी के ज़माने से ही डॉग्स रहते हुए आ रहे थे, पाले हुए थे। तो उस ज़माने में मैंने जब देखा तो वो क्या कहते हैं आपके जर्मन शेफर्ड्स थे और कुछ डोबरमैन्स थे। ये रेगुलर ब्रीड्स ही हमारे। कुछ ऐसा करें कि जो मेरे पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ मैं करूं। तो अच्छी चीज़ इन द सेंस का क्या है कि ये जो डॉग का ब्रीडिंग है, ये डॉग को संभालना, रखना
इनके बच्चों को पैदा करना, किस डॉग से किस डॉग का कॉम्बिनेशन बनाएं तो किस तरह के बच्चे पैदा होंगे, तो और वो बच्चे कैसे आके तैयार होके कैसे खड़े होंगे, शोज़ में जाएंगे तो कैसे विन करेंगे। तो फाइनली ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में जब आने लगी तो मैंने फिर डॉग्स ख़रीदना शुरू किया। कार्तिक जी, मैं आपको कुछ और चीज़ों से अवगत कराऊं। चूँकि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ और अपनी लाइफ में हमेशा पैशनेट रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैं स्कूल या कॉलेजेस में भी जब पढ़ा तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल रहा। मैं रीज़न खेला, क्रिकेट में मुश्ताक अली कैप्टन थे, उनका ट्रेनिंग कैंप मैंने किया, उन्होंने मुझे ऑलराउंडर का सर्टिफिकेट दिया। फुटबॉल में खेला, तो ऑलमोस्ट जितने गेम्स होते थे उसमें स्कूल लाइफ में सारी गेम्स का ही मैं बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, इन सब का मैं कैप्टन रहा हूँ हमेशा। और स्कूल का चैम्पियन हमेशा मैं आता रहा हूँ। एथलेटिक्स में भी मैं हमेशा लॉन्ग जंप, हॉप एंड स्टॉप एंड जंप, शॉर्ट पट, जेवलिन थ्रो और ये सब चीज़ों का मैं हमेशा चैम्पियन रहा हूँ। और मेरा क्या है नेचर कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं लाइफ को बहुत ही अच्छे से और बट मेरे संग मैं बहुत फास्ट चलना चाहता हूँ। मतलब मैं एक स्पीड लवर हूँ और उसकी वजह से मैं कोई भी गाड़ी रखता हूँ, कभी भी गाड़ी रखता हूँ, टाइम टू टाइम मैं गाड़ियाँ बदलता रहता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, जैसे ये ऑडी Q3 है, ये बहुत ही अच्छी मेरे लिए SUV है। मतलब मैं इसको चलाता हूँ क्योंकि ऑडी Q5 और ऑडी Q7 काफ़ी बड़ी हैं, तो कलकत्ता सिटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको मैं चलाता हूँ। ये दूसरी एकॉर्ड है हमारी, होंडा एकॉर्ड। ये बहुत ही लग्जीरियस है, वेरी नाइस, आप लोग जानते होंगे, तो इसको भी मैं चलाता हूँ। एक मेरी फॉर्चूनर है, तो वो अभी गई हुई है काम में। तो आई लव माई लाइफ टू बी इन स्पीड, स्पीड में ही जीना चाहता हूँ। मगर स्पीड सिर्फ इन सब मामलों में है, ना कि और किसी चीज़ में। पैसे कमाने में स्पीड ज़रा कम ही रखता हूँ क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, 2 रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। तो ये हमारे लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा रिपेयर वर्क चल रहा है रोड्स का और ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी एक बाइक है, ये आपके होंडा गोल्डविंग 2019, वन ऑफ द बेस्ट बाइक, सबसे अच्छी बाइक क्रूज़िंग के लिए ये नंबर 1 बाइक है। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये बाइक इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक है कि इस बाइक के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि रियली दिस इज़ ऑसम बाइक। क्योंकि इस बाइक में देखिए, ये पूरी ऑटोमेटिक बाइक है। ये जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन करने के बाद मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। ये जैसे ओके है, अभी ऑक्स पे है। इसमें 4 सिस्टम दिए हुए हैं। आप जैसे देखिए, रेडियो है और रेडियो में आप सारे चैनल्स ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी। ये बाइक जो है काफ़ी सिस्टमेटिक है, काफ़ी लैश है अपनी चीज़ों से। जैसे इसके जो गैजेट्स, ये पूरी एप्पल कंफर्टेबल बाइक है। ये देखिए, इसका ये चार्जर है, इसके अंदर आपका एप्पल का ही फ़ोन आएगा। एप्पल के फ़ोन से ही ये बाइक आप चला सकते हैं और एप्पल के फ़ोन से जब आप चलाएंगे तो इसकी स्क्रीन पे पूरा गैजेट आपका आ जाएगा, कारप्ले आ जाएगा और इससे आप नेविगेशन, डायरेक्शन, एनीथिंग आप कुछ भी चाहें तो आप ले सकते हैं। और मोड इसमें क्या है, जैसे कि आप देखें, ये रेडियो है, उसके बाद इसमें सेकंड सोर्स जो है ऑक्स है, आप ऑक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ है, जो कि मैं कनेक्ट करूँगा तब आएगा, चूँकि अभी इसमें एप्पल का फ़ोन नहीं पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं और ये पूरी बाइक जो है ऑटोमेटिक है। ऐसी गियर्स जो हैं आपको लगाने नहीं हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस जगह पे यहाँ दिखाइए, ये जैसे टूर मोड पे आ रही है बाइक। अभी देखिए, ये स्पोर्ट्स मोड पे है, ये स्पोर्ट्स जो दिख रहा है। और फिर ये देखिए, इकोनॉमिकल मोड पे बाइक है। जब आप सिटी में चलें तो इकोनॉमिकल मोड में सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एवरेज आपको मिलेगा। और ये रेन मोड है, अगर बारिश हो रही है
या आप गिट्टी या बालू के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपकी बाइक स्किड नहीं करेगी। तो 4 मोड्स हैं। लॉन्ग रूट पे जाने के लिए टूर मोड है, फास्ट जाने के लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट जाने के लिए स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में ये इतनी 402 kg की बाइक और राइडर के संग बैठते हैं। अगर एक राइडर है, पीछे एक और भी पिलियन राइडर है, उसके अलावा आपके लगेजेस हैं, तो आप इसमें समझिए इस बाइक का वेट नियर अबाउट 750 kg का आ जाता है। तो इसके अंदर आप पूरा लगेजेस रख सकते हैं इस तरफ, और इसके अंदर पूरा लगेज आपका आ जाएगा। इसमें 2 हेलमेट्स आप आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये जैसे एक इसका ये सैडल बैग ये है, ये भी लगेज रखने के लिए है। दूसरा इस तरफ भी सेम है ऐसे ही, ये सैडल बैग इधर है, ये हो गया आपका, इसमें आप रख सकते हैं सामान। यहाँ पे जो ये स्विच आपको दिख रहा है, ये जो स्विच है, इस सीट को ठंड में अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके पिलियन राइडर के लिए ये सीट पूरी गर्म हो जाती है, आपको ठंड नहीं लगेगी कम से कम कमर तक। जनरली होता क्या है कि लोग ऊपर जैकेट्स पहनते हैं, नीचे जीन्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, तो नीचे के पैर में ठंड नहीं लगे, इसलिए ये है। राइडर्स का ये है, ये भी गर्म हो जाएगी, ये भी गर्म हो जाएगा। इसमें रेगुलेटर्स लगे हैं कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। इसी के संग संग इसका जो हैंडल बार है, ये हैंडल बार भी गर्म हो जाते हैं, इसके भी हीटर ही हैं, हैंडल बार भी गर्म हो जाते हैं। ये आप बाइक चलाइए ठंड के टाइम में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको होंडा गोल्डविंग के अलावा फ्लैट 6 भी बोलते हैं। फ्लैट 6 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 सिलेंडर्स हैं। देखिए 3 सिलेंडर्स इस तरफ हैं, 1 2 3, और 3 सिलेंडर्स उसकी अपोजिट साइड में हैं। और इसके सिलेंडर जो हैं ये हॉरिजेंटल चलते हैं, वर्टिकल नहीं है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ बाइक। पीछे का बैक रेस्ट देखिए, पीछे का जो आदमी बैठता है उसका फुट रेस्ट देखिए कितना सुंदर है। इसको आप उठा दीजिए, आपकी बाइक में एक अलग सा शो आता है, एक अलग सा मतलब एक अलग सी चीज़। इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि बताने को क्या है, आप देख ही रहे हैं। और आपको एक बार दिमाग में आएगा कि इस पर अमेरिकन फ्लैग क्यों लगा हुआ है। तो अमेरिकन फ्लैग इस पर इसलिए लगा हुआ है कि मेरे रह चुका हूँ, तो मैं कभी कभी किसी कंट्री के लिए राइड करता हूँ और डेडिकेट करता हूँ उस कंट्री को। जैसे ये अमेरिका में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने लास्ट राइड की थी, तो मैंने ये फ्लैग लगाया था। बट जनरली मैं इंडियन फ्लैग पे ही चलता हूँ, बिकॉज आई एम ए इंडियन और मुझे भारतीय होने पे काफ़ी गर्व है। बट ये मत सोचिए कि ये अमेरिकन फ्लैग लगा के मैं चलता हूँ। ये जस्ट जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए राइड करता हूँ तो ऑस्ट्रेलियन फ्लैग लगा देता हूँ, यूरोप के लिए राइड करूँगा किसी कंट्री के लिए तो उसका फ्लैग लगाता हूँ, क्योंकि वो डेडिकेटेड राइड्स हैं उनके लिए, उन क्लब्स के लिए। तो मैं उनको भेजता हूँ तो वो अपने क्लब में उसको दिखाते हैं कि राज सिंह फ्रॉम कैलकाटा फ्रॉम इंडिया इज़ आवर फ्रेंड एंड ही इज़ राइडिंग द बाइक एंड ही सी हिज स्किल्स। उनका स्किल देखिए, वो कैसे बाइक चलाते हैं, इतनी हेवी बाइक। और आपको क्या बताना है, ये इतनी हेवी है कि जब इससे पिलियन मैं और सामान के संग में जब बैठता हूँ तो 750 kg इस बाइक का वज़न हो जाता है। और कहना तो बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, बट हो भी सकता है, क्योंकि इस बाइक को मैं एक कोई अच्छा साइकिल चलाने वाला बंदा हो, एक गांव का लड़का हो जो पगडंडियों पे साइकिल चलाता है, अपने खेतों में जाता है, एक ट्रैक्टर का चलाने वाला ड्राइवर है, वो जो अपने ट्रैक्टर के पास जाता है साइकिल लेके अपनी एक जगह से अपने मालिक के पास, इस बाइक को मैं उतनी ही आराम से 750 किलो वजन लेके एक साइकिल की तरह से चलाता हूँ। और चलाता ऐसे ही नहीं हूँ, इसको मैं पूरा 200 की स्पीड टच करता हूँ। 300 किलोमीटर्स इस बाइक से मुझे कंप्लीट करने में 90 मिनट्स लगते हैं, नॉट मोर देन दैट। आज तक कभी हुआ नहीं। तो मैं स्पीड का बहुत क्रेज़ी हूँ और स्पीड ने मुझे बहुत कुछ दिया है और लोग मुझे बहुत जानते भी हैं और पहचानते भी हैं कि नहीं, राज सिंह इज़ अ नेम हु लव्स स्पीड, हु लव्स बाइक, हु लव्स SUVs, हु लव्स कार। एंड इसके अलावा मेरी और बाइक्स हैं, जो हार्ले डेविडसन फैट बॉय जो मेरी बाइक है वो अभी आपके शोरूम में गई हुई है सर्विसिंग के लिए। वो स्पेशल एनिवर्सरी मेरी बाइक है, ब्लू डेनिम टैटूड बाइक है, उस पर पूरा टैटू बना हुआ है ईगल का।
और ये बाइक जैसे है मेरी, ये हार्ले डेविडसन की 750 स्ट्रीट है। ये 750 स्ट्रीट है, इसको मैंने 2015 में लिया था। और आप देखेंगे कि इस बाइक पे जैसे मैंने ये फ्लैग लगा के रखा हुआ है, लाइफ मेंबर हॉग। तो हॉग का तो मैं लाइफ मेंबर हूँ ही हार्ले डेविडसन का, बट ये देखिए मेरा ऑफिशियल फ्लैग है, वैगाबॉन्ड्स एमसी एसोसिएट लाइफ मेंबर ऑस्ट्रेलिया के लिए, सिडनी और ब्रिस्बेन, 2 जगह के लिए मैं राइड हमेशा करता हूँ। इंडिया में आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ अ मेंबर फॉर द वैगाबॉन्ड्स, और मैं भी ऑनररी मेंबर हूँ। मैंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया, बट इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ही लव्स मी एज अ ब्रदर। मुझे इतना प्यार करते हैं मिस्टर वॉरेन एब्रिट्स, उनको लोग बिग वॉरेन बोलते हैं, बिग BW। सो BW ने मुझे ये दिया है, दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग एंड इंडियन फ्लैग। सो बस ये सब मेरा क्रेज़ है, बाइक चलाना, अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लेक्चर्स देना, अपने स्किल्स के बारे में लोगों को बताना कि भाई बाइक कैसे चलाते हैं, कैसे चला सकते हैं, कितनी भी हेवी बाइक हो, छोटी से छोटी बाइक हो, हल्की से हल्की बाइक हो, मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है कि जो बड़ी बाइक चलाते हैं वही राइडर है। ये पूरी गलत बात है। कोई भी बंदा अगर बाइक चलाता है तो ही इज़ अ राइडर, कोई स्कूटी चलाता है वो भी राइडर है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, पैसे से कोई राइडर नहीं बन सकता है। स्किल सीखना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं 14 साल की उम्र से बाइक चलाता हूँ, और मेरी पहली बाइक ही रही है रॉयल इनफील्ड। मैं 3 रॉयल इनफील्ड रखा था, अभी भी मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड है, मैंने अपनी रखी हुई है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बाइक्स इंपोर्ट की थी, उस ज़माने में यहाँ पे कोई बाइक्स नहीं मिलती थी। तो मैंने होंडा VT 250cc में रखा था, यामाहा एंड्यूरो में चलाता था, काफ़ी सारी बाइक्स में चलाता था, स्क्रैम्बलर्स में चलाता था, रफ़ रोड्स की बाइक में चलाता था। तो मैं हमेशा कुछ न कुछ बाइक्स हमेशा रखते आया हूँ। ये हार्ले डेविडसन इंडिया में आई है 2014 में, 2015 में मैंने इसको ख़रीदा। गोल्डविंग इंडिया में आई है 2016 में, और 2016, 17 और 18 का जो मॉडल है मुझे पसंद नहीं आया। 2019 की बहुत ही एडवांस बाइक है, इस बाइक को मैंने लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये बाइक हार्ले डेविडसन की बाइक से ज़्यादा अच्छा मैं इसको समझता हूँ। ये ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा स्पीड है, ज़्यादा पावरफुल है, और वेरी इजी टू राइड। तो ये बहुत ही मस्त बाइक है, नंबर 1। और आइए मैं आपको थोड़ा अपने कैनल से वाकिफ़ करा दूं, जहां मेरे डॉग्स रहते हैं, और इसका नाम मैंने रखा है भैरव कैनल्स। भैरव कैनल्स नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है।